मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्लियर है? ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट जो वो बहुत फेमस है। बहुत फेमस क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट एक ब्रॉड नेशन पे या पूरे इंडिया के अंदर पहला रिवॉल्ट था जो पूरे इंडिया के अंदर एक साथ स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? ये पहला विद्रोह है जो इंडिया के अंदर एक साथ लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब ये विद्रोह क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या रहा, तो कुछ इसके इमीडिएट कॉज है, कुछ क्या है इमीडिएट कॉज हैं। लेकिन इमीडिएट कॉज के साथ साथ इसके बहुत सारे क्या हैं बेटा, बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज भी हैं। कुछ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म देखिएगा, ये रिवॉल्ट कब हुआ है? 1857 में, जबकि ब्रिटिशर्स इंडिया कब आ गए थे? 1600 के आसपास। क्लियर बेटा? तो ये जो 200 साल तक 100 साल तक उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 100 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर जमाई कहाँ पर? इंडिया के अंदर। और 100 साल तक जब उन्होंने पावर जमाई और उसके बाद में 100 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोटेशन किया किनका? इंडियंस का, अलग अलग तरीकों से। तो वो जो एक्सप्लोटेशन किया 100 ईयर्स तक, उससे जो इंडियन पीपल्स थे वो परेशान हो चुके थे, कई सारे तरीकों से परेशान हो चुके थे। और वो क्या था, एक तरीके से गुस्सा उनके अंदर भरा पड़ा था इंडियंस पीपल्स के। और वो गुस्सा कब फूटा? 1857 की रिवॉल्ट के रूप में फूटा। क्लियर बेटा? तो हम जब 1857 की रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसकी जो पुराने, इसके पीछे की जो कॉजेज थे, इसके पीछे के जो कारण थे, उन कारणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम इसके रीजंस पढ़ेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ वो उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे। तो इसके पीछे जो कॉजेज हैं वो बहुत सारे कॉजेज हैं। कुछ इसके पॉलिटिकल कॉजेज हैं, कुछ इसके पॉलिटिकल कॉजेज हैं, कुछ मिलिट्री कॉजेज हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हैं। क्लियर है? कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज हैं। इन सारे कॉजेज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग जो अपनी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने लिखा है, कौन सा चैप्टर हमारा? द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें हम सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि जो विद्रोह हुआ, जो लोगों ने जो विद्रोह किया 1857 में, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या कारण थे। तो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द फॉर द रिवॉल्ट। क्लियर है? तो उसमें पहला जो कॉजेज था वो हमारा कैसे कॉजेज है? पॉलिटिकल कॉजेज। पहला कॉजेज हमारा कैसा बेटा? पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण देखते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ? तो देखिएगा, पहला है, अगर मैंने लिखा है द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट्स बाय द सब्सिडरी अलायंसेज सिस्टम एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको पता है बेटा, जैसे कि मैं पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दो सिस्टम चलाए गए इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स के द्वारा दो सिस्टम इंडिया के अंदर लाए गए। एक सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सबसे पहले तो आप इन थोड़ा सिस्टम्स को समझ लीजिए। देखिए, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या होता था? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर दूसरे जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्टेट्स थे, उन स्टेट्स के साथ में एक सब्सिडरी करते थे, एक संधि करते थे। और उस संधि के अनुसार क्या कहा जाता था? उस संधि के अनुसार ये कहा जाता था कि वो जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स के साथ संधि करेंगे, वो स्टेट्स अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। और इसके बदले में वो लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे। देखिए, समझिए कि मान लेते हैं ये मेरा एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। अब ये स्टेट क्या नहीं रखेगा? अपनी आर्मी नहीं रखेगा। क्लियर है? ये अपनी आर्मी नहीं रखेगा। इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये एक संधि होती थी किनके बीच में? उस स्टेट्स के बीच में और उस ब्रिटिशर्स के बीच में। अब स्टेट्स को क्या फायदा होता था? स्टेट्स को ये फायदा होता था कि इसको अपना बहुत बड़ी मात्रा में पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था किसके? सेना के ऊपर। और ब्रिटिशर्स को क्या फायदा होता था कि ब्रिटिशर्स इनसे क्या लेते थे? कुछ पैसे वगैरह लेते थे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो एक तो तरीका यह था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में यह था बेटा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार कि कोई भी जगह जहां पर जो राजा है और उस राजा की डेथ हो जाती है, अगर उस राजा की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो उसका अडॉप्टेड सन एज अ किंग के रूप में नहीं माना जाएगा। वो जगह ऑटोमेटिकली किसके कंट्रोल में आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये दो सिस्टम थे, एक सब्सिडरी अलायंस, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे
इंडिया के अंदर। तो इसने क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दो अपने सिस्टम्स की हेल्प से कई सारी जगहों को, कई सारे स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया या उनका एक्सटेंशन कर लिया, उनको घेर लिया। क्लियर है? कौन कौन सी जगह थी जिनको इन्होंने घेरा? तो सब्सिडरी अलायंस के द्वारा किन किन को घेरा? हैदराबाद को घेरा, मैसूर को घेरा, तंजौर को घेरा, जोधपुर को घेरा। क्लियर है? सब्सिडरी अलायंस के द्वारा किस किस को? हैदराबाद को, मैसूर को, तंजौर को, जोधपुर को, और भी कई सारे स्टेट्स थे जिनको इन्होंने घेरा था। किस संधि के अनुसार, किस अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? दूसरा है इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार इन्होंने किन किन जगहों को घेरा? सतारा, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, झांसी, सबसे इंपॉर्टेंट झांसी, आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर है? झांसी एंड नागपुर, इन जगहों को इन्होंने किस संधि के अनुसार घेरा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इन लोगों ने जो संधि की थी ब्रिटिशर्स के साथ में, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए की थी या फिर एक अच्छा करने के लिए की थी, लेकिन इनके साथ में गलत हो गया। इनके साथ कैसे गलत हो गया कि इनकी जगहों को घेर लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो इनके अंदर जो लोग थे, इनके अंदर जो राजा थे, वो क्या थे? नाराज थे। किन से? ब्रिटिशर्स से। तो पहला गुस्सा यहां से आया बेटा। आगे देखिए, ओध, अवध, अवध जिससे हम लोग बोलते हैं, ओध बोलते थे इसको बेटा पहले। तो ओध को भी घेरा किसने? ब्रिटिशर्स ने। और इसको किस तरीके से घेरा? मिस गवर्नेंस के केसेस के। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो राजा है, वो राजा अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा? गवर्न नहीं कर पा रहा है अपने देश को, अपने स्टेट्स को गवर्न नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस जगह को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो मिस गवर्नेंस के प्रीटेक्स्ट पर किसको घेरा इन्होंने? ओध को। समझ में आया बेटा? आगे देखते हैं, द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड द तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। जो कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक बड़ा कर्नाटक का रीजन होता था। क्लियर है? कर्नाटक के जो नवाब थे और जो तंजौर के नवाब थे, उनसे उनके रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए। पहले क्या था? पहले वो नवाब थे, उनको टाइटल्स मिले हुए थे राजा महाराजा के, उनसे वो उनके टाइटल्स क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। ऐसे ही सेम झांसी में क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई के एक अडॉप्टेड सन थे, रानी लक्ष्मीबाई के, उन अडॉप्टेड सन को प्रिंसेस किंग बनाने से मना कर दिया था कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हुआ? वॉर भी हुआ किनके बीच में? रानी लक्ष्मीबाई के बीच में और किनके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में। उनको थ्रोन पे नहीं बैठने दिया था। क्लियर? आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में। किनके हस्बैंड की डेथ के बाद में? रानी लक्ष्मीबाई की में। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं गुस्सा प्रोड्यूस कर रही हैं लोगों के अंदर। क्लियर है? आगे देखते हैं और क्या है, और क्या हुआ, और क्या किया ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स ने पेंशन बंद कर दी। किसकी पेंशन? नाना साहेब की। अब ये नाना साहेब की पेंशन क्यों बंद की है और ये नाना साहेब कौन थे, ये आपको समझना है। तो नाना साहेब जो थे बेटा, ये क्या थे? ये पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव, ये पेशवा बाजीराव सेकंड के कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के कौन थे? ये अडॉप्टेड सन थे। अडॉप्टेड यानी कि बेटा जिनको अडॉप्ट किया गया हो, जिनको गोद लिया गया हो, इनकी गोद लिए हुए सन थे कौन? नाना साहेब। क्लियर है? तो इन नाना साहेब की क्या कर दी गई? पेंशन बंद कर दी गई। देखिए समझिए बात को पहले कि जो पेशवा बाजीराव थे एक बहुत बड़े राजा थे। क्लियर है? इनके साथ संधि हुई, किसने की? ब्रिटिशर्स ने की। और ब्रिटिशर्स ने इनसे क्या कहा कि हम आपको क्या देंगे? आपकी पीढ़ी को या आपकी जनरेशन्स को हम क्या देंगे? क्या देंगे? पेंशन देंगे जिंदगी भर। क्लियर है? और आप हमारे साथ संधि कर लीजिए। इन्होंने बाजीराव ने क्या कर ली? संधि कर ली ब्रिटिशर्स के साथ में। लेकिन जब बाजीराव की डेथ हो गई तो नाना साहेब जो उनके अडॉप्टेड सन थे, उनको पेंशन देने से मना कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है? तो देखिए, द पेंशन ऑफ द नाना साहेब वाज डिनाइड एंड फोर्स, और उनको फोर्स किया टू लिव इन कानपुर, कि वो कानपुर चले जाएं। वो कहाँ चले जाएं? कानपुर चले जाएं, फॉर फार अवे फ्रॉम हिज एक्सक्रेस्टल प्लेस ऑफ पूना। जो उनका एक्सक्रेस्टल प्लेस था जहाँ से वो रहने वाले थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? पूना के रहने वाले थे। उनसे कहा गया कि आप पूना छोड़कर कहाँ चले जाइए? कानपुर चले जाइए। तो इस चीज़ से किसको गुस्सा आया होगा? नाना साहेब को। बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर है? और देखिए, और इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स थे उस समय पर, वो मुस्लिम्स भी इनसे बहुत ज़्यादा क्या थे? गुस्सा थे। अब मुस्लिम्स गुस्सा क्यों थे इनसे? वो देखिए, द मुस्लिम्स फीलिंग हैड ग्रेटली हर्ट। मुस्लिम्स की फीलिंग्स को इन्होंने बहुत ग्रेटली हर्ट किया था। कैसे किया था? कि एज द नेम्स ऑफ द मुगल किंग्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी।
यानी कि जो पहले जो सिक्के चलते थे, पहले जो कॉइन चलते थे, पहले जो पैसे चलते थे, उन कॉइन्स पर क्या होता था, नाम लिखा रहता था किनका, मुगल्स के किंग्स का, मुगल्स के किंग्स का, बाबर, अकबर, शाहजहां, इनके। क्लियर है। तो जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिश ने क्या किया, उन कॉइन पे से, उन कॉइन्स से क्या हटा दिया, इनके नाम हटवा दिए, उनके नाम हटवा लिए, मुगल किंग्स के नाम हटवा दिए। अब जब मुगल किंग्स के नाम वहां से हटे तो इससे गुस्सा आया किनको, मुस्लिम्स को। क्लियर है। तो देखिएगा, मुस्लिम्स फीलिंग्स हैड बी ग्रेटली हर्ट, मुस्लिम्स की फीलिंग्स ग्रेटली हर्ट हुई कब, एज द नेम ऑफ द मुगल किंग्स वर, क्योंकि जो मुगल्स के किंग्स के नेम थे वो रिमूव कर दिए गए थे फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा कॉइन्स बनाए गए उन पैसे। क्लियर है। और क्या किया गया, और क्यों गुस्सा आया वो देखिए मुस्लिम्स और क्यों हर्ट हुए, देखिए कि अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट किया, किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ये कौन थे बेटा, ये गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी कौन थे बेटा, ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, लॉर्ड डलहौजी ने एक अनाउंसमेंट किया, कब किया, 1849 में। कब किया, 1849 में। इंपॉर्टेंट है बेटा, किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया, 1849 में। क्या कहा इन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया कि हेल्ड दैट द आफ्टर द डेथ ऑफ, इन्होंने कहा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में हिज फैमिली वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट, उनकी फैमिली को क्या छोड़ना पड़ेगा, रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा, एंड रिसाइड इन सम अदर प्लेस, और वो कहीं और जाकर रहेंगे। बात समझिए कि देखिए बहादुर शाह जफर कौन है, पहले तो ये समझिए आप, बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल्स के लास्ट शासक थे, मुगल साम्राज्य के लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य आप लोग जानते ही हैं, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब कौन थे, मुगल्स के शासक थे। ऐसे ही लास्ट शासक कौन थे मुगल्स के, बहादुर शाह जफर। क्लियर है। अब जो रेड फोर्ट था वो इन्हीं के पास था, मुगल्स के पास था। वो लोग कहाँ रहते थे, मुगल्स रेड फोर्ट में रहते थे। क्लियर है। अब ये भी कहाँ रहते थे, रेड फोर्ट में रहते थे। लेकिन डलहौजी ने क्या कहा, डलहौजी ने कहा कि 1849 में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर कब जब डेथ हो जाएगी किसकी, बहादुर शाह जफर की, तो उनकी जो फैमिली है, बहादुर शाह की जो फैमिली है, यानी कि उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो रेड फोर्ट को छोड़ देंगे और कहीं और जाकर रहेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा, अनाउंसमेंट ऑफ द डलहौजी इन 1849 हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, हिज फैमिली वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट एंड रिसाइड इन द सम अदर प्लेसेस। क्लियर है। इसके साथ साथ उसके बाद में क्या हुआ, और क्या हुआ कि एक और गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। एक और गवर्नर जनरल आए, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने भी एक अनाउंसमेंट किया, इन्होंने भी एक अनाउंसमेंट डिक्लेयर किया। ये कब किया इन्होंने, 1856 में किया। और 1856 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी, जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी तो उनके बाद जो उनका सक्सेसर होगा, यानी कि उनके बाद जो उनका बेटा है जो सक्सेसर बनेगा, वो सक्सेसर को हम लोग क्या नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसको किंग नहीं मानेंगे, वो एज अ कैसा क्या माना जाएगा, प्रिंस माना जाएगा। उसको हम लोग किंग नहीं बनाएंगे, वो क्या माना जाएगा, हमेशा प्रिंस ही माना जाएगा, राजकुमार ही माना जाएगा। समझिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया इन 1856 में दैट द आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज सक्सेसर, उनका जो सक्सेसर होगा वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, उसको हम क्या रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एज अ किंग, उसको किंग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बट ही वुड बी, बट लेकिन वो क्या रहेगा, कॉल्ड अ प्रिंस, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसेस कहलाएगा। तो ये कुछ क्या था, ये पॉलिटिकल कॉजेज है। आप बेटा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जब ये सारी चीज़ें जब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं किनके साथ में, वहाँ इंडिया के राजा महाराजाओं के साथ में, तो इससे क्या होगा, राजा महाराजाओं के अंदर गुस्सा आएगा, साथ ही साथ उनकी जो प्रजा है उनके अंदर भी क्या आएगा, गुस्सा आएगा। क्लियर है। तो ये गुस्सा, ये छोटी छोटी चीज़ें ये कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इनसे क्या हो रहा था, लोग गुस्सा हो रहे थे, लोग एंग्री हो रहे थे। और वो जो गुस्सा कब फूटा, वो गुस्सा फूटा कब, 1857 में। किसके रूप में, एक बड़े रिवोल्ट के रूप में। क्लियर है। तो आपको समझ में आया बेटा कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, कि इन्होंने जो सब्सिडी अलायंस और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार जो स्टेट्स को इन्होंने घेरा था, और उन स्टेट्स के अंदर जो राजा थे, जो उनको जिनको इन्होंने परेशान किया था, उससे क्या था, वो राजा क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे इनके। क्लियर है।
आगे की क्लासेस में हम इसके और कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा कॉजेज़ होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ को हम लोग पढ़ेंगे, मिलिट्री कॉजेज़ को हम लोग पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ को पढ़ेंगे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ को पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो फिलहाल में हमने जो पढ़ा इस चैप्टर के फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो पॉलिटिकल कॉजेज़ को हम लोगों ने पढ़ा। एक बार आप चैप्टर को रीड कीजिएगा, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू।